यार स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के इंग्लिश में प्रोज का पहला चैप्टर के शॉर्ट आंसर की तैयारी करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो इंग्लिश की कक्षा 10 और 12 की अपलोड की जाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम पाठ या अंतिम सबक। इसमें कुछ इंडिकेट किया गया है, जैसे कि नोट में दिया गया है, फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार के शॉर्ट आंसर हमारे कितने अंक के हो जाएंगे? 8 अंक के। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का होगा। यानी कि हमें 2 शॉर्ट करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रोसेस सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर के हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। तो आइए हम लोग जो है प्रोज के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है लगभग में हमें 30 से 40 शब्दों में लिखना है, यानी कि हमें वर्ड लिमिट पर भी ध्यान देना है। वर्ड लिमिट यानी कि इससे आप शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर न बनाएं और लॉन्ग आंसर को शॉर्ट न बनाएं, क्योंकि वर्ड लिमिट पर आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप शॉर्ट को लॉन्ग बनाएंगे तो आपका नुकसान होगा, लेकिन आप मार्क्स उतने ही पाएंगे जितने की इंडिकेट किया गया है। तो हमें शॉर्ट आंसर कितने शब्दों में लिखना है? 30 से 40 शब्दों में। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से स्कूल में किसके लिए तैयार रहने की आशा की गई थी? तो आंसर यहाँ पर दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल बिकॉज, यानी कि दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि फ्रेंच से आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड तैयारी करने के लिए, विद पार्टिसिपल की, यानी कि उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल से संबंधित तैयारी करने की आशा की गई थी। बिकॉज क्योंकि, एम हाइमेल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हाइमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि एम हाइमेल ने कहा था कि वो उससे उनसे पार्टिसिपल के प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी कि प्रश्न पूछा गया कि उस दिन फ्रेंच को जो है विद्यालय में क्या तैयार करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि उस दिन फ्रेंच को जो है विद्यालय में पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल के प्रश्न तैयार करने थे। लेकिन फ्रेंच को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो विद्यालय जाने से डरता था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या देखा जो असामान्य था? तो इसका आंसर है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard in the street, but it was really still that day। यूजुअली यानी कि प्रायः या सामान्यतः, when school began जब विद्यालय प्रारंभ होता था, there was a great bustle यानी कि बहुत अत्यधिक शोरगुल होती थी। यानी कि प्रायः जब विद्यालय शुरू होता था तो वहाँ बहुत शोरगुल होती थी। which could be heard out in the street, जिसे बाहर गलियों में भी सुना जा सकता था। यानी कि जब विद्यालय शुरू होता था तो विद्यालय में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, और वो आवाज़ कहाँ तक सुनाई पड़ती थी? गलियों में। बट इट वाज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, यानी किंतु उस दिन ये सब बिल्कुल शांत था। यानी कि यहाँ पर विद्यालय के बारे में वर्णन किया गया है
कि जब भी विद्यालय शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी। तो वो जो आवाज़ें थी वो गलियों में सुनाई पड़ती थी, लेकिन उस दिन पूरी तरह से विद्यालय शांत था। एवरीथिंग वाज एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक चीज़ रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांत थी। यानी कि वहाँ पर पूरा माहौल ऐसा था मानो कि संडे की छुट्टी हो। ठीक, तो यहाँ पर विद्यालय में जितनी सारी आवाज़ें थी पूरी बंद थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संडे की मॉर्निंग हो। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क को खोलने की और बंद करने की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वेयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, उसके सहपाठी क्लासमेट यानी कि जो सहपाठी थे, वी आर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, यानी कि पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। यानी कि जो फ्रेंड था उसके जो क्लासमेट थे वो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वाज अंडर एम हैमेल्स आर्म। द टीचर्स ग्रेट रूलर, यानी कि उस अध्यापक का ग्रेट रूलर बड़ी सी छड़ी, रूलर का अर्थ यहाँ पे शासक नहीं छड़ी से होगा। तो द टीचर्स ग्रेट रूलर यानी कि अध्यापक की वो बड़ी सी छड़ी, इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर खटखटाने के अतिरिक्त, वाज अंडर एम हैमेल्स आर्म, यानी कि वो श्रीमान एम हैमेल की भुजाओं के नीचे थी। यानी कि जो अध्यापक था वो अपनी रूलर जो बड़ी छड़ी था उसको टेबल पर बजाने के बजाय बल्कि वो छड़ी एम हैमेल के भुजाओं के नीचे थी। अगला प्रश्न है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, समाचार पट पर क्या सूचना अंकित की गई थी। यानी कि हमारा ये अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र पर क्या सूचना अंकित की गई थी, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था। आंसर इसका दिया गया है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years यानी कि पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सभी बैड न्यूज खराब समाचार हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर अंकित किए जाते थे। यानी कि पिछले 2 वर्षों से जितने भी खराब या अच्छे समाचार थे, या कह सकते हैं बैड न्यूज यहाँ पे तो खराब समाचार पर हो कह सकते हैं, या बुरे समाचार उसी बुलेटिन बोर्ड पर अंकित किए जाते थे। An order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. An order had come from Berlin. An order यानी कि एक आदेश, an order एक आदेश, had come from Berlin बर्लिन से आया, to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, इनके अल्सेग और लॉरेन के विद्यालय में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। यानी कि बर्लिन से ऐसा आदेश आया कि जो अल्सेग और लॉरेन के विद्यालय हैं वहाँ पर केवल जर्मन भाषा की ही शिक्षा दी जाए। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। द जर्मन्स हैड पुट अप, कि जर्मनी व्यक्तियों ने हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इस समाचार को या इस सूचना को बुलेटिन बोर्ड पर अंकित कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ऐसा बर्लिन से आदेश आया कि जो अल्सेक और लॉरेन के विद्यालय हैं वहाँ पर केवल जर्मन भाषा की शिक्षा दी जाए। तो जो जर्मन्स थे यानी कि द जर्मन जो जर्मन लोग थे, हैड पुट अप हिज दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि इस समाचार को जो है बुलेटिन बोर्ड पर अंकित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से आए आदेश के कारण स्कूल में क्या बदलाव आए।
यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि उस दिन बर्लिन से जो आदेश आया था उसके कारण विद्यालय में क्या परिवर्तन आए। आंसर इसका एम हाइमेल हैड पुट ऑन है ऑन हिज बेस्ट ड्रेस ऑन ब्यूटीफुल green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. The whole school seemed so strange and solemn on the back benches that were. M. Hamel had M. Hamel had put on his best dress. यानी कि एम हैमेल अपना सबसे अच्छा या सबसे अच्छी पोशाक पहने हुए थे। यानी कि उस दिन एम हैमेल जो है अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहने हुए थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट यानी कि अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप यानी कि अपना फ्रिल्ड शर्ट यानी कि अपना कह सकते हैं कि जो उनका फ्रिल्ड शर्ट था वो सिला हुआ था, वो अपनी कमीज और छोटी सी काली रेशमी टोपी जो सब पूरी तरह से कढ़े हुए थे एम्ब्रॉयडर्ड उसको पहने हुए थे। यानी कि एम हैमिल जो उस दिन अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहने हुए थे, उनका सुंदर हरा कोट था और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप यानी कि वो उनका कमीज और उनकी छोटी काली रेशमी टोपी सब पूरी तरह से कढ़े हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज द होल स्कूल पूरा विद्यालय सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेन यानी कि बहुत विचित्र और शांत लगता था। यानी कि पूरा विद्यालय जो है बहुत स्ट्रेंज यानी कि बहुत विचित्र लगता था एंड सोलेन और बहुत शांत यानी गंभीर लगता था। ऑन द बैक बेंचेज यानी कि पिछली बेंचों पर दैट वेयर यानी कि जो थी यानी कि पिछली बेंचों पर दैट वेयर जो थी दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी यानी कि दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी। यानी कि पिछली बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपुल वीआर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स विथ प्राइमर्स इन देयर हैंड्स यानी कि द एल्डरली विलेज पीपुल यानी कि गांव के वयस्क लोग एल्डरली बड़े लोग वीआर सिटिंग क्वाइटली बहुत शांत बैठे हुए थे लाइक द किड्स बच्चों की तरह विद प्राइमर्स यानी कि प्राथमिक पुस्तक को लिए हुए इन देयर हैंड्स अपने हाथों में यानी कि गांव के बड़े लोग अपने हाथों में बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। यानी कि यहाँ पे जो कक्षा का वर्णन किया गया है कि जब फ्रेंच विद्यालय जाता है तो वहाँ पे विद्यालय में किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है जो कि गलियों में पहले सुनाई देती थी। और जब वो कक्षा में प्रवेश करता है तो जो सीटें पहले खाली रहती थी अब जो है वहाँ पर गांव के बड़े लोग जो है बैठे हुए थे और गांव के जो बड़े लोग बैठे हुए थे उनके हाथों में प्राइमर्स थे यानी कि प्राथमिक पुस्तकें थी। अगला प्रश्न है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंजेज स्कूल और मिस्टर हैमेल के बारे में फ्रेंच की सोच में कैसे परिवर्तन आया। प्रश्न है फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच दैट एम हैमेल वुड गिव देम। फ्रेंच केम टू नो यानी कि फ्रेंच को मालूम हुआ दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच यानी कि फ्रांस में ये उसका अंतिम पाठ है। यानी कि फ्रेंच को जानकारी हो गई कि फ्रांस में ये उसका अंतिम पाठ है। दैट एम हैमेल वुड गिव देम यानी कि जिसे एम हैमेल उन्हें पढ़ाएंगे। यानी कि फ्रेंच को इस बात की जानकारी हो गई कि एम हैमेल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये उनका अंतिम पाठ है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से दे विल बी टॉट ओनली जर्मन उन्हें केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। यानी अगले दिन से उन्हें केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली यानी तब उसने अपने पाठ को अच्छी तरह से ना याद करने के लिए उसे दुख महसूस हुआ। यानी कि तब उससे जो है अपने पाठ को प्रॉपरली ठीक से अच्छी तरह से ना याद करने के लिए दुख महसूस हुआ। हिज
बुक्स विच सीम्ड ए नॉनसेंस, इनकी हिज बुक्स, उसकी पुस्तकें, विच सीम्ड ए नॉनसेंस, इनकी जो बकवास लगती थी, एंड ए बर्डन और बोझ लगती थी, वी आर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि अब उसे पुराने मित्र की तरह लग रही थी, दैट कुड नॉट गिव अप, यानी कि जिससे वो छोड़ नहीं सका, यानी कि जो फ्रेंच को पुस्तकें इससे पहले एक बोझा लगती थी, नॉनसेंस बकवास लगती थी, अब वो पुस्तकें उसको लग रहा है कि उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पुराने मित्र हैं, दैट ही कुड नॉट गिव अप, यानी कि जिससे वो छोड़ नहीं सका। अगला प्रश्न है, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपेंस, कहानी के पात्र अचानक महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है, यह आपको क्या बताता है, यह कैसे हुआ। तो आंसर इसका, एम हाइमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स दैट henceforth only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine, यानी कि एम हाइमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, एम हाइमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स, एम हाइमेल ने विद्यार्थियों को बताया, एंड द विलेजर्स और गांव वालों को बताया, यानी कि एम हाइमेल ने गांव वालों और विद्यार्थियों को बताया, दैट की हैंस फोर्थ आगे से, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, यानी अल्सेक और लॉरेन के विद्यालय में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि एम हाइमेल ने गांव वालों और विद्यार्थियों को बताया कि अल्सेक और लॉरेन के विद्यालय में आगे से केवल जर्मनी भाषा की ही शिक्षा दी जाएगी। दोज हु कॉल्ड देमसेल्फ फ्रेंचमैन, यानी कि दोज वे लोग, हु कॉल्ड देमसेल्फ फ्रेंचमैन, यानी कि वे लोग जो खुद को फ्रांसवासी कहते थे या फ्रांसीसी कहते थे, वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, यानी कि ना तो वे इस भाषा को बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे, यानी इसमें बताया गया कि वे लोग जो खुद को फ्रांसीसी कहते थे, अब वे लोग ना तो इस भाषा को बोल पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही प्रेज्ड, उसने प्रशंसा किया, फ्रांस भाषा की, यानी कि उसने फ्रांस भाषा की प्रशंसा किया, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे सुंदर भाषा के रूप में, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा के रूप में, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और संसार की सबसे तर्कपूर्ण भाषा के रूप में, यानी कि एम हाइमेल जो बताया गया यहाँ पर कि ही प्रेज्ड फ्रेंच, यानी कि उसने जो है फ्रांसीसी भाषा को सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कपूर्ण भाषा के रूप में प्रशंसा की। He said that not the enslaved, he said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. Then the peoples realized how precious their language was to them. This shows people's love for their own culture, tradition, and country. Pride in one's language reflects pride in the motherland. He said that for the enslaved people, इनकी he said उसने कहा for the enslaved people, यानी कि कैदियों के लिए, enslaved people कैदियों के लिए या गुलामों के लिए, their language was the key to their prison, उनकी भाषा ही उनके जेल की चाबी होती है, यानी उसने बताया कि जो कैदी लोग हैं या गुलाम लोग हैं, उनकी भाषा ही उनके जेल की चाबी है। देन द पीपुल रियलाइज, तब लोगों ने महसूस किया, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, यानी लोगों को तब विश्वास हुआ कि उनकी जो भाषा थी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी या प्रेशियस कीमती थी। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री, यानी कि यह लोगों के उनके खुद के सांस्कृतिक सांस्कृतिक परंपराएं और देशों के प्रति प्रेम को दर्शाता है, यानी कि यह जो है
प्रत्येक व्यक्ति के उनके खुद की संस्कृत परंपरा और देश के प्रेम को दर्शाता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज यानी किसी एक भाषा पर गर्व करना। रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड यानी कि जो मातृभूमि के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी कि मातृभूमि के गर्व में परिवर्तित करता है। यानी किसी भाषा पर गर्व करना जो अपने मातृभूमि के ऊपर गर्व करने के समान होता है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यानी कि हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन यानी कि यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। इस उद्घोषणा पर फ्रेंच ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। आंसर है इसका, द वर्ल्ड अपीयर्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक ए थंडर क्लैप। इनकी द वर्ल्ड अपीयर्ड इनके वर्ड्स अपीयर्ड इनके शब्द लगता था, स्टार्टलिंग इनकी चौंकाने वाला, एंड अनएक्सपेक्टेड और अप्रत्याशित, लाइक ए थंडर क्लैप एक गर्जना के समान। इनकी शब्द एक गर्जना के समान, अप्रत्याशित और चौंकाने वाला लगता था। ही नाउ अंडरस्टैंड यानी थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट या गर्जना, ठीक। तो ही नाउ अंडरस्टैंड अब वो समझ गया था। वाई देयर वाज ए क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड कि बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट्ट के पास में भीड़ क्यों इकट्ठा थी। यानी कि फ्रेंच को अब इस बात की समझ आ गई थी कि जो सूचना पट्ट था वहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा थी। वाई द विलेज पीपुल हैड कम टू स्कूल यानी गांव के लोग विद्यालय क्यों आए थे ये समझ गया। वाई द टीचर वर ड्रेस्ड इन हिज संडे ड्रेस इनके अध्यापक जो है अपने रविवार का ड्रेस क्यों पहने हुए थे। एंड वाई देयर वाज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल विद्यालय में उदासी और शांति क्यों थी। यानी कि फ्रेंच को पूरी तरह समझ में बात आ गई कि गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे, बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों इकट्ठा थी, अध्यापक जो अपने संडे ड्रेस को क्यों पहने हुए थे, और जो है पूरे विद्यालय में उदासी और शांति कैसे थी। तो यानी कि ये सारी बातें जो है फ्रेंच अच्छी तरह से समझ जाता है। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 के लिए इंग्लिश की पूरी क्वेश्चंस बैंक, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पढ़ाई जाएगी और ग्रामर को भी पढ़ाया जाएगा। थैंक्स।